तो दोस्तों हॉस्पिटल्स इसलिए बनाए गए हैं और हम हॉस्पिटल भी इसीलिए जाते हैं ताकि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा बीमारी ठीक हो जाए, हम चल फिर सकें, हम अपने सारे काम कर सकें। लेकिन रेबीज के केस में ऐसा नहीं होता है। रेबीज के केस में पेशेंट को हॉस्पिटल इसलिए ले जाया जाता है ताकि वो आसानी से मर सके, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत होती है ना कि घर वाले तो देख ही नहीं पाते हैं, और घर वाले को तो छोड़ो, नर्सेस और डॉक्टर भी डर जाते हैं। शरीर एकदम जकड़ जाता है, दर्द से पेशेंट चिल्लाने लगता है। पानी पीने की तो दूर बात है, पानी का नाम सुनते ही पेशेंट कँपाने लगता है, उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और सांस लेने में तकलीफ़, हर एक तरह की जितना आप सोच सकते हैं ना बीमारी के बारे में, उतनी खतरनाक ये मौत होती है। तो इसी के बारे में मैं और आप डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर इम्तियाज़, मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा, और मैं और आप इसी टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस कितनी खतरनाक, किस हद तक ये खतरनाक बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके किसी भी जानने वाले को हो गया ना तो आप एकदम हेल्पलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है ना कि आप क्या, कोई बिलियनियर का भाई बच्चा हो ना, वो कितना भी पैसा लगा दे नहीं बचाया जा सकता। एकदम हम हेल्पलेस हो जाते हैं, एकदम उस पेशेंट की उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको ऊपर वाले ने बुला लिया, अब बस दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम इसी बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जो बात डॉग बाइट की करते हैं तो 2015 का जो डाटा लेते हैं हम, तो उससे पता चलता है कि टोटल 174 लाख डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट किए गए थे पूरी दुनिया में, और इसमें से इस वजह से 60,000 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हुई थी। अब इसमें से बात जब इंडिया की करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मौत हुई थी रेबीज की वजह से 21,000 लोगों को। दुनिया में जो टोटल 60,000 मौतें हो रही है उसमें से केवल इंडिया से 21,000 मौतें हो रही है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और इसके दूसरे नंबर पे जो चाइना आता है वहाँ पे बस 6,000 मौतें हो रही है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, वो डिफरेंस हम कम कर सकते हैं। चाइना में कैसे रेबीज को कम किया गया है, ऐसे हम भी कर सकते हैं। इसी बारे में तो हमें डिस्कस करना है, इसी बारे में हमें बातें करनी है। अब बात करते हैं कि क्या हम पेशेंट को बचा सकते हैं, तो आपको और हमको दोनों को पता है कि नहीं बचा सकते। जैसे ही एक पेशेंट को रेबीज हो गया, उसको सिम्टम्स आने लगे, उसके लक्षण आने लगे, तो उसके पास मात्र 7 से 10 दिन बचे, उसकी उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। अब उसे ईश्वर के पास जाने से, अल्लाह के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतनी खतरनाक बीमारी, इतनी खतरनाक मौत को क्या हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम कम कर सकते हैं। कैसे? तो सीधा सा तरीका है जो अपने बुढ़ऊ लोग बोलते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन करो, यानी बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोको, इसे प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। तो कैसे रोकेंगे? एनिमल बाइट को कम करेंगे, यानी कुत्ते को काटने का जो केसेस आ रहे हैं उनको कम करना है, उसे मैं बताऊंगा कैसे कम करेंगे। कुत्ते को कैसे वैक्सीनेट करना है ताकि उसे रेबीज ना हो। और दूसरा है कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया या कोई भी एनिमल ने काट लिया तो रेबीज वैक्सीन टाइम पे लेना है, ये नहीं कि 1 साल 2 साल बाद लेने जा रहे हैं तब तो बीमारी हो गया। तो रेबीज वैक्सीन टाइम पे लीजिए। तो ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि आपको थोड़ा भी इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्क लेने का मतलब आप मौत के साथ खेल रहे हैं। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। तो आते हैं बात जब रेबीज की हो रही है, तो रेबीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रेबीज है क्या? रेबीज एक तरह से एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मैमल्स में होता है। मैमल्स का क्या मतलब हुआ? कुत्ते में हो सकता है, बिल्ली में हो सकता है, चमगादड़ में हो सकता है, किसी भी जंगली जानवर में हो सकता है, और इंसान में भी हो सकता है। हमें इंसान में ही होने से कम करना है। ये बीमारी की होता क्या है कि ये दिमाग की बीमारी है। ये वायरस जब दिमाग में जाता है तो वहाँ पर सूजन कराता है, दिमाग में इन्फ्लामेशन कराता है और दिमाग में डैमेज करने लगता है दिमाग को। इस वजह से अलग अलग तरह के लक्षण आने लगते हैं। पेशेंट का एकदम पानी से डर लगने लगता है, पानी का नाम सुनते ही वो घबराने लगता है। पेशेंट्स को पैनिक अटैक आने लगते हैं, उसको पैरालिसिस होने लगता है। पेशेंट अजीब अजीब सी बातें बोलने, अजीब अजीब सी बातें सुनने लगता है, उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती है और एट द एंड उसका मरना तय हो जाता है। तो ये होता है इन शॉर्ट रेबीज, ऐसी बीमारी है इतनी खतरनाक। अब बात करते हैं रेबीज कैसे होती है। तो हम सबको हमें बचपन से पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज होती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है कि चमगादड़ के भी काटने से हो सकती है, बिल्ली के भी काटने से हो सकती है, किसी भी जंगली जानवर के काटने से रेबीज हो सकती है। तो ये दिमाग में ना बैठा के रखे कि बस कुत्ते काटेंगे तभी रेबीज होगा। कोई और भी आपको जानवर काट रहा है तो सीधे आप हॉस्पिटल भागिए, आपको हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। आप सीधे इमरजेंसी में जाइए, आपको सारा वैक्सीनेशन फ्री में किया जाएगा। तो लापरवाही तो बिल्कुल मत कीजिए, मैं यही बोलूँगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। इतनी खतरनाक मौत कोई भी नहीं लेना चाहता है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जानवर काटे, कोई भी एनिमल काटे तो रेबीज हो सकता है, लेकिन हम इंडिया में तो हमेशा कुत्ते को काटने से देखते हैं रेबीज होता है। तो इंडिया की बात
इंडिया की बात करें तो इंडिया में 99% केसेस कुत्तों के काटने से होती है, लेकिन जब बात हम अमेरिका की करते हैं तो वहाँ पे कुत्तों को काटने से रेबीज नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो कुत्ते हैं वो वैक्सीनेटेड है। वहाँ पे एक ऐसे कानून है कि जितने भी कुत्ते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, तो उन कुत्तों को वैक्सीनेशन लग गया है, वैक्सीन लग गया है और उनमें रेबीज नहीं है। तो क्या अमेरिका में क्या रेबीज नहीं होता है? तो इसका आंसर है हाँ होता है, लेकिन वहाँ पे चमगादड़ के काटने से रेबीज होता है। वहाँ पे 10 अगर रेबीज का केस आता है ना तो 7 चमगादड़ के काटने की वजह से होता है। तो वहाँ पे चमगादड़ के काटने की वजह से होता है, जबकि इंडिया में उल्टा है। इंडिया में चमगादड़ के काटने से रेबीज नहीं होता है, बल्कि इंडिया में कुत्तों के काटने से रेबीज होता है, या कोई जंगली जानवर काट ले तब रेबीज होता है। अब बात करते हैं कि क्या किसी इंसान को कुत्ते ने नहीं काटा, कभी किसी भी जानवर ने नहीं काटा, तो क्या उसे रेबीज नहीं हो सकता? तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं, ऑर्गन डोनेशन के केस देखे गए हैं, जहाँ की डोनर ने ऑर्गन डोनेट कर दिया, उसके बाद पता चला कि डोनर को रेबीज था, तो उस ऑर्गन के साथ साथ रेबीज रिसिपिएंट में भी चला गया। यानी रिसिपिएंट को, यानी उस इंसान को कुत्ते ने नहीं काटा है, किसी भी जानवर ने नहीं काटा है, लेकिन उसने जो डोनर से ऑर्गन लिया है उसके साथ साथ रेबीज भी उसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो गया है। इस वजह से ऐसे 2 पेशेंट को रेबीज हो गए थे। कुत्ते ने नहीं काटा है तब भी हो सकता है। दूसरा, लेबोरेटरी वर्कर्स को भी हो सकते हैं। मान लो लैब में काम कर रहे हैं, रेबीज वैक्सीनेशन, रेबीज वायरस के साथ वो खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रेबीज वैक्सीन को हैंडल कर रहे हैं रेबीज को, तो मे भी वो लीक करके उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो लैब वर्कर्स को भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेबीज, तो मुझे भी हो सकता है, आपको भी, किसी को भी हो सकता है। गली में तो कुत्ते भरे पड़े हैं, पता ना कब काट ले। लेकिन किनको ज़्यादा रिस्क है, किनको एकदम बच के रहना चाहिए? तो बात की जाती है जब फॉरेस्ट वर्कर की, यानी जो जंगल में काम करते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, उनको चांस ज़्यादा होता है कि कोई एनिमल काट ले, कोई जानवर काट ले, तो उनको रिस्क ज़्यादा होता है। इसी तरह वेटरन डॉक्टर्स है, यानी जो जानवर के डॉक्टर है, कुत्तों को डॉक्टर है, जो बिल्ली के डॉक्टर है, वो भी अगर दवा करने जाए, इलाज करने जाए कुत्ते के, और कुत्ते बदले में काट भी लेते हैं, ठीक है, तो वेटरन्स को भी रिस्क होता है। इसीलिए ये दोनों पहले ही से, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और वेटरन डॉक्टर्स पहले ही से वैक्सीनेशन ले चुके होते हैं, इनको पहले ही से वैक्सीन लग चुकी होती है, ताकि बाई चांस अगर किसी जानवर ने, किसी कुत्ते ने या बिल्ली ने काट भी लिया तो रेबीज होने के चांस ना हो रेबीज उसे। और एक चिल्ड्रेन को भी, बहुत ज़्यादा बच्चों को रिस्क होता है। आजकल जो अमीर घरों में कुत्ते और बिल्लियों को पाल लिया जाता है, या फिर गांव में भी देख लिया जाता है, कहीं भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाग नहीं पाते। इससे क्या होता है कि कोई कुत्ता या जानवर को या कोई बिल्ली काट लेता है। और दूसरी बात, ये छोटे बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, बता भी नहीं पाते हैं कि इनको किसी एनिमल ने काटा है, और इसीलिए इनमें मल्टीपल बाइट की हिस्ट्री रहती है, तो इन्हें भी रेबीज हो सकता है और हमें पता भी ना चले। तो बच्चे भी रिस्क होते हैं, बच्चों को भी रिस्क होता है रेबीज होने का, है ना। देखो, बात होती है कुत्तों को रेबीज होता है और फिर कुत्ता काटता है तो इंसान को रेबीज हो जाता है। तो ये कुत्तों को रेबीज हो कहाँ से रहा है, ये रेबीज कुत्ता में आ कहाँ से रहा है? तो इसका आंसर है कि अगर किसी कुत्ते को किसी भी जानवर ने काट लिया और उस जानवर को रेबीज था, तो वो रेबीज इस कुत्ते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये तो है बात। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कुत्तों को रेबीज होता है ना, वो चमगादड़ की वजह से होता है, क्योंकि चमगादड़ जो है ना कुत्तों को बहुत काटती है, ऐसा देखा जाता है। जो चमगादड़ है कुत्तों को काटते रहती है सब, तो इस वजह से जो चमगादड़ को रेबीज है ना, वो कुत्तों में ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर जब वो कुत्ता इंसान को काटता है तो फिर इंसान को रेबीज हो जाता है ना। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने, गली में कुत्ते इतने भरे पड़े हैं, हम कैसे पहचाने कि इस कुत्ते को रेबीज है, इससे एकदम बच के रहना चाहिए, और इस कुत्ते को रेबीज नहीं है, इसे हम खिला सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं। तो ये कैसे पहचाने? अगर कोई रैबिड डॉग है ना, तो इसे पहचानने का तरीका आसान है। जैसे कि आपके गली में या मोहल्ले में कोई कुत्ता था, सही ठीक ठाक था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन 1-2 दिन से क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, किसी को भी काटने के लिए दौड़ जा रहा है, तो मैं भी हो सकता है कि उसे रेबीज हो गया हो। अगर उसके मुंह से लार टपक रहा है, कुत्ते के मुंह से लार टपक रहा है, या फिर उसके मुंह में झाग बन रहे हैं, तो तुरंत आप एनिमल ऑफिसर्स को कॉल कीजिए, क्योंकि उस कुत्ते को रेबीज हो गया है, और वो उस कुत्ते को अपने गली से तुरंत निकलवा दीजिए, क्योंकि वो किसी को भी काट सकता है और किसी को भी रेबीज फैला सकता है। ये बहुत कॉमन देखा गया है कि किसी कुत्ते के मुंह में झाग बन रहे हैं ना, उसे रेबीज हुआ रहता है, बहुत टिपिकल साइन है, ठीक है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, चलो कुत्ता तो मुझे क्या करना है उस कुत्ते से। आप उस गली के नहीं भी है फिर भी लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी आप बचाएंगे तो आपको लोगों की दुआ मिलेगी। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, एनिमल अफसर को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उस कुत्ते को उस गली से हटा दे, ताकि वो किसी को काटे ना, रेबीज फैला ना दे वो, ठीक है। और ये ऐसा भी देखा जाता है कि मान लो आपने आपका कोई पालतू कुत्ता है, आपके घर में रहता है, पाला है उसे आपने, वो बीमार पड़ गया, उसे बुखार लग रही हो, ठीक है, और पहले बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छा आपके साथ खेलता था, लेकिन अब वो इंटरेस्टेड ही नहीं हो, कुछ दिनों से आपके साथ खेलना ही नहीं चाह रहा हो, तो आप तुरंत वेटरन डॉक्टर को बुलाइए,
कुत्ते को डॉक्टर को बुलाइए और उसे दिखाइए, मे भी उसे रेबीज हो सकता है, डॉक्टर उसे ट्रीट करे, ठीक है। और एट द एंड आखिरी में क्या होता है कि कुत्ते को दौरे पड़ने लगते हैं, उसके शरीर में अकड़न आ जाती है और उसके जो हाथ पैर है पैरालिसिस हो जाते हैं उसमें, और वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, और ऐसे ही खतरनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। 7 से 10 दिन तक ये कुत्ता जी पाता है, और इस पीरियड में अगर उसने किसी इंसान को काट लिया तो वो रैबीज उस इंसान को फैला सकता है, ठीक है। अब मान लो इस कुत्ते ने किसी को काट लिया, तो ये रैबीज कैसे उसके दिमाग तक जाता है। मान लो उस कुत्ते ने, रैबीज के कुत्ते ने किसी इंसान के पैर में काट लिया, काफ मसल में काट लिया, तो इस मसल में क्या होगा, वायरस चला जाएगा, और इस मसल में न्यूरॉन के थ्रू वो होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग में पहुंच जाता है, और दिमाग में पहुंचते ही वहाँ पे ये क्या कराता है, सूजन कराता है दिमाग में, और फिर धीरे धीरे दिमाग को डैमेज करने लगता है। और इस वजह से लक्षण क्या क्या आते हैं, तो शुरुआत में जैसे ही कुत्ते काटा उसके कुछ देर बाद बुखार होगा, हेडक होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद, इसका एक पीरियड होता है, कुछ दिनों बाद 1 महीने से लेकर 6 महीने तक बताया जाता है। इतने पीरियड में ही एकदम जब दिमाग पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, तब क्या होगा, पेशेंट को एंजाइटी होने लगेगी, यानी वो पेशेंट एक जगह बैठेगा नहीं, बहुत घबराएगा, बहुत एंजाइटी होगी, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, आराम से सो नहीं पाएगा, ना दिन में वो सो पाएगा ना रात में सोएगा, उसको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, यानी हाथ कँपाने लगेंगे, ऐसे 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 पसीना पसीना छोड़ने लगेगा, इतनी खतरनाक सिम्टम्स आने लगेंगे। और धीरे धीरे आगे चल के क्या होगा, पानी पीने में उसको दिक्कत होने लगेगी, पानी पीते ही वो उसको दर्द इतना होगा, चिल्लाने लगेगा। और आगे चल के तो ऐसे होता है कि पानी का नाम सुनते ही, पेशेंट पानी का नाम सुनते ही एकदम घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है, और एकदम उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, पानी से एकदम डरने लगता है। और भी चीज़ें होती है कि उसे कन्फ्यूजन होने लगेगा, आप कुछ उसे बोलेंगे कुछ और वो समझेगा, उसे हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, अजीब अजीब सी बातें करने लगेगा, वो बोलेगा मुझे ये चीज़ें सुनाई देने लग रही है, ये सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है, चैन से रह नहीं पाएगा, धीरे धीरे करके कोमा में चला जाएगा पेशेंट और मर जाएगा। उसको पैरालिसिस होने लगेगा, हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, शरीर में एकदम जकड़न होगी, दौरे पड़ेंगे, इतना ज़्यादा दर्द होगा ना, घर वाले देख नहीं सकते, इतने खतरनाक दर्द से वो पेशेंट मरेगा, ठीक है। इतनी खतरनाक ये मौत होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा, आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको किसी भी एनिमल ने काटा है तो क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अगर आपको या आपके दोस्त को किसी भी एनिमल ने, किसी भी जानवर ने काटा है तो क्या करना है, आपको तुरंत उठ के हॉस्पिटल नहीं भागना है। मान लो हॉस्पिटल 2 घंटे 4 घंटे के रास्ते पे है और आपने बिना धोए ऐसे ही लेके जा रहे हैं तो वायरस फैल जाएगा बॉडी में। आपको 15 से 20 मिनट तक उस जगह को, घाव को धोना है, जहाँ पे काटा है उसे 15 से 20 मिनट तक पानी और साबुन से धोना है, ताकि वो वायरस अंदर जा ही ना पाए। ऐसे धोने के बाद ही आप हॉस्पिटल में जाए, ताकि वायरस अगर आपने छोड़ दिया और 2-4 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुंच रहे, बहुत देर के बाद पहुंच रहे, तो मे भी वायरस फैल सकता है, ठीक है। तो पहले ही उसे धो के जाना है। उसके बाद हॉस्पिटल में जब आ जाएंगे तो उसके बाद से काम हमारे ऊपर आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। हम उसके बाद क्या करेंगे, आपके घाव को एंटीसेप्टिक से धोएंगे, पोविडीन आयोडीन से धोएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर घाव ज़्यादा है तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन से हम इरिगेट करेंगे, सिरिंजिंग करेंगे, वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन डालेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेटनस का वैक्सीन देंगे, क्योंकि जहाँ पे घाव होता है वहाँ टेटनस होने का भी चांस ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्लासीफाई करते हैं घाव को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, वुंड को क्लासीफाई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किस टाइप का वुंड है उसी टाइप से हम उसे मैनेज करेंगे, उसी टाइप से हम उसे इंजेक्शंस देंगे। जैसे कि क्लास 1 जो बाइट है, क्लास 1 बाइट का मतलब क्या है, आपका स्किन में जो है ना कोई खरोच मरोच ज़्यादा कुछ आया नहीं है, ठीक है, कोई खरोच मरोच नहीं आया, आपका स्किन ठीक है। जहाँ पे कुत्ते ने काटा है बस ऊपर से चाटा है, ज़्यादा अंदर मतलब अंदर काटा ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बस घाव मैनेज करेंगे, आपको वैसे ही भेज देंगे, ठीक है। और अगर क्लास 2 बाइट है, क्लास 2 बाइट का क्या मतलब हुआ कि ऊपर से खरोच मरोच अच्छा खासा आया है, कुत्ते के दांत या नाखून से खरोच मरोच आए हैं और स्किन में एब्रेजन्स हुए हैं, तब इसमें हम क्या करेंगे, आपको रेबीज वैक्सीन लगा देंगे। और इसके डोजेज होते हैं, आप ये पूछ रहे होंगे हमें कितनी बार हॉस्पिटल आना है, तो वो मैं आगे बताऊँगा कि आपको कितनी बार हॉस्पिटल आके कितने डोज लेने हैं। क्लास 3 बाइट देखते हैं। क्लास 3 बाइट में होता क्या है कि कुत्ते ने बहुत अंदर तक बहुत गहरा जख्म दे दिया है, बहुत गहरा काटा है, इसे क्लास 3 बाइट बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी जंगली जानवर जब काटता है ना, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से काट के छोड़ देगा, वो बहुत गहरा काटता है। तो और वैसे भी जंगली जानवर में वायरस बहुत ज़्यादा होता है, तो जंगली जानवर ने किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है तो इसे हम क्लास 3 बाइट में रखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम आपको वैक्सीन भी देते हैं प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाते हैं, ठीक है।
तो हम वुंड को क्लासीफाई करते हैं किस तरह का घाव है, उसी तरह से हम इलाज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप डोज के बारे में पूछ रहे होंगे कि कितनी बार हमें हॉस्पिटल जाना है, कितने डोज लेने हैं। तो इसके 2 शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल, एक तो एसेंस शेड्यूल है और दूसरा मॉडिफाइड रेड क्रॉस शेड्यूल है, ठीक है। अब जो इंडिया में फॉलो होता है ना, वो एसेंस शेड्यूल फॉलो होता है, तो इसीलिए मैं बस आपको एसेंस शेड्यूल समझाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए आपको कितनी बार आना है। तो एसेंस शेड्यूल में होता क्या है ना, जो रेबीज का वैक्सीन जो होता है वो इंट्रा मस्कुलर दिया जाता है, यानी आपके मसल के अंदर ऐसे दिया जाता है। और कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, तो आपको कंधे पे दे सकते हैं, यानी आपके डेल्टोइड में दे सकते हैं, थाई में दे सकते हैं, कंधे और थाई में दे सकते हैं। बच्चों में क्या होता है, हम थाई पे देते हैं, लेकिन बटक पे कभी नहीं देना है, ग्लूटियल पे कभी नहीं देना है। ये बात मैं आप लोग को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, मान लो आप गांव में रहते हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत दूर है और आपके गांव में कोई क्वैक रहता है, क्वैक मतलब झोला छाप डॉक्टर है, उससे आपने वैक्सीन लेके आप उसको बोल रहे लगाने को, उसने क्या किया, इंट्रामस्कुलर लगाना होता है, वो सीधे ग्लूटियल पे चूतड़ पे लगा देता है, बटक पे लगा देता है। तो ग्लूटियल पे लगाएंगे ना तो वैक्सीन काम नहीं करेगी उतना, फिर वो 5 डोज जो है वो आपको ग्लूटियल पे लगा दिया, आप सोचेंगे मैंने सारा डोज ले लिया है, अब मुझे रैबिज नहीं होगा, लेकिन कुछ साल बाद पता चलेगा आपको रैबिज हो गया है, क्योंकि उसने जो ग्लूटियल पे लगाया था, बटक पे जो लगाया था, वो काम नहीं किया वो वैक्सीन। तो अगर कोई भी डॉक्टर अगर आपको बटक पे लगा रहा है, कोई भी इंसान, डॉक्टर हो या फिर क्वैक हो या फिर झोला छाप डॉक्टर हो, अगर बटक पे लगा रहा है तो आप समझ जाइए वो गलत डोज दे रहा है, आप वहाँ से छोड़ दीजिए और आप सही डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। अब देखिए, आपको 5 डोज लेना है, ठीक है, 5 डोज लेना है और आपको 5 बार हॉस्पिटल जाना है। एक कब कब हॉस्पिटल जाना है, पहला तो जिस दिन गए वो हो गया एक, दूसरा डोज आपको तीसरे दिन लेना है, तीसरा डोज आपको 7वें दिन लेना है, चौथा डोज आपको 14वें दिन लेना है और 5वां डोज आपको 28वें दिन लेना है, यानी 1 महीने तक आपको 1 महीने के अंदर 5 डोज ले लेना है, ठीक है। तो ये रहा इसका शेड्यूल, 5 डोज ले लेना है। अब देखिए, बात करें जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, यानी जैसे आप जो JNMC में आ रहे हैं इमरजेंसी में, तो हम आपको फ्री वैक्सीन, सारा इलाज फ्री करेंगे, एक भी आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री वैक्सीन अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं आना चाह रहे या फिर आपके पास नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आप प्राइवेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक इंजेक्शन का, एक वाइल का 400 तक रुपया लिया जाता है, 300 से 400 तक रुपया, तो टोटल 4 इंजेक्शन में लगभग आपके 2000 रुपये लग सकते हैं। तो दोस्तों, रुपया का उतना मतलब नहीं है, रुपया का उतना ध्यान मत दीजिए, या तो आप गवर्नमेंट में आ जाइए या प्राइवेट में चले जाइए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई ग्लूटियल पे नहीं लगा रहा है। अगर ग्लूटियल पे लगाएगा तो आप समझ जाइए आपका ये वैक्सीन काम नहीं करने वाला, आपको सही जगह सही डॉक्टर से जाके लगवाना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि लोग बोलते हैं रेबीज अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को देखो, उस पर निगरानी रखो, उस पर नज़र रखो। हाँ, तो सही बोलते हैं, कुत्ते पे निगरानी रखना है, 10 दिन तक आपको देखना है। अगर 10 दिन के अंदर भी कुत्ता नहीं मरा तो मान लो उसे रैबिज नहीं था, कुत्ता को रैबिज नहीं था। अगर 10 दिन के अंदर मर गया तो ये माना जाता है कुत्ते को रैबिज था, इस वजह से वो काटने के बाद मर गया। अब देखिए, अब इसका इस बात को मैं आपको क्यों बता रहा, क्योंकि अगर 10वें दिन मरे कुत्ता, 10वें दिन तक नहीं मरा है ना, तो आपको 14वां दिन वाला डोज स्किप कर देना है, माने 14वां दिन नहीं जाएंगे, अब सीधे 28वां दिन जाना है। यानी अभी अब आप 4 ही डोज ले रहे हैं। अगर कुत्ता 10 दिन तक जिंदा रह रहा है तो आपको 4 ही डोज लेना है, एक तो पहले दिन जो लिए, दूसरा तीसरे दिन, तीसरा 7वें दिन और चौथा 28वें दिन। आप 14वां दिन वाले को स्किप कर दे रहे हैं। लेकिन अगर कुत्ता मर गया तो इसका मतलब उसे रैबिज था, तब आपको एक भी डोज स्किप नहीं करना है, आपको 5 का 5 डोज लेना है, ठीक है। अब एक बात ये आता है क्या प्रेगनेंसी पे एक बात उठती है कि क्या प्रेग्नेंट औरत को रैबिज वैक्सीन देना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी पे इसलिए बात करते हैं, मान लो कोई औरत प्रेग्नेंट है और वो रैबिज वैक्सीन से क्या होता है, उसको एबॉर्शन और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, यानी बच्चा पेट से बाहर निकल जाता है, बच्चा मर जाता है। तो इसीलिए क्या होते हैं ना, जो ससुराल वाले होते हैं, में भी वो फोर्स कर रहे होते हैं कि कुत्ते ने काटा है, क्या हो गया, उसे रैबिज थोड़ी था, उसे रैबिज थोड़ी था, ऐसे थोड़ी है रैबिज हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी है। बच्चे को हम नहीं खोना चाहते, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम वैक्सीन लेने नहीं देंगे। तो क्या करते हैं, बहू को जाने नहीं देते हैं, या फिर हो जाता है, ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं रिस्क लेना है। आप किसी भी औरत का या किसी भी इंसान को नहीं रोक सकते वैक्सीन लेने से, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है, वो मौत, बहुत दर्दनाक मौत आप किसी को भी नहीं दे सकते। तो रिस्क नहीं लेना है, मदर को वैक्सीन लेने देना है। हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद मिसकैरेज हो जाए, एबॉर्शन हो जाए, बच्चा मर जाए, बच्चा निकल जाए बाहर, हो सकता है, लेकिन आप रोक नहीं सकते किसी औरत को वैक्सीन लेने से, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को।
तो दोस्तों यहीं तक बात थी। और मैं डॉक्टर इम्तियाज़, मैंने बताया मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि एमयू कैंपस के अंदर है, यहाँ से मैं एमबीबीएस कर रहा। और ऐसे ही टॉपिक्स में लेके आऊँगा, जितना मुझे नॉलेज है, जितना आपको नॉलेज है, यही नॉलेज हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, अगर कोई नया पॉइंट आपको लग रहा हो, कुछ आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं शॉर्ट में आपके कमेंट को अगर कुछ डालेंगे उससे मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। और ऐसे काम हम करते रहेंगे जब भी हमें टाइम मिल रहा है। इतने बिजी शेड्यूल में हमें जितने भी टाइम मिल रहा है, हम इसी पे काम करेंगे, आपको कुछ चीज़ें बताने का, ताकि आप आपका हेल्थ अच्छा हो पाए, आप हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाए, आप अपने हेल्थ को लेके सीरियस हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।